राम राम एवरीबॉडी। स्वागत है सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरन इंस्टीट्यूट में। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे यूपी में जो सुपर टीईटी होता है उसके लिए और एमपी में एमपीटेट वर्ग 2 का जो चयन परीक्षा होती है उसके लिए भी अच्छे क्वेश्चंस ये रहेंगे। तो आप लोग किसी भी टीईटी में अपीयर होना चाहते हैं, ये बहुत अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि सीबीएसई जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो लेवल है, वो दोनों चीज़ें देखकर पेपर बनाता है, इसलिए अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आप सभी लोग इससे प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हाँ ये और क्लियर करते हैं, यहाँ पर 20+10 चलता है। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 6 to 8 के एग्ज़ाम में, और 30 में से 20 रहते हैं मैथ्स को लेकर और 10 रहते हैं मैथ्स पेडागोजी को लेकर। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। कक्षा 6 में शिक्षिका प्रत्येक बच्चे को 1 सेंटीमीटर ग्रिड पेपर और कैंची देती है। वह उनसे चाहती है कि वे बताएं कि द्विआयामी 2D आकृतियों से 3D वस्तुओं के रूप में कैसे मोड़ा जा सकता है। विद्यार्थी निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना खोज रहे हैं। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर हम समझें कि 3D नेट्स क्या होते हैं, 3D नेट्स क्या रहेंगे, तो 3D नेट्स को समझना है तो थोड़ा सा सिंपल तरीके से हम समझते हैं। 2D नेट्स रहते हैं, जो ग्राफ पेपर हमारा रहता है, कुछ ग्राफ पेपर की तरह से जो नेट पेपर रहता है वो दिया जाएगा बच्चों को, साथ में उनके हाथ में दी जाएगी कैंची। उससे बच्चे क्या करेंगे, कैंची से बच्चे मार्क करके कट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों से बोला गया इस तरह से कट लगाओ आप, ये बॉक्स बने होंगे ये, और इस पॉइंट पर यहां से और बड़ा कर दिया, इस पॉइंट पर यूं कट करने का बोल दिया जाए, और यहां से इसको और बड़ा करके एक इस पॉइंट पर कट लगाने को बोल दिया जाए, यहाँ से इस पॉइंट पर कट लगाने को बोल दिया जाए, यहाँ से इस पॉइंट पर कट लगाने को बोल दिया जाए, और इनको बाद में क्या कर दिया जाएगा, फोल्ड कर दिया जाए। तो वो 2D से, ये पहले क्या था, पेपर 2D था, अब ये 2D से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 3D में। जो आर्टिकल्स बनाए जाते हैं पेपर से वो 3D में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें कहा जाता है पास या नेट्स। इन्हें पास या नेट्स कहा जाता है। इस पेपर को, 2D पेपर को कैंची की सहायता से काट के बच्चों ने किस में कन्वर्ट कर लिया, 3D में कन्वर्ट कर लिया। चाहे वो डलिया बनाए या दूसरे कोई भी शेप बनाए तो वो 2D से 3D हो जाता है, नेट्स कहा जाता है। अब चलते हैं हम आगे। यदि एक वर्गाकार कागज की 2 आसन्न भुजाएं एडजेसेंट साइड को 20% और 40% बढ़ा दिया। मान लो पहले ये स्क्वायर था, स्क्वायर जैसा दिखे वैसा बना लेते हैं कुछ, ये स्क्वायर था। अगर हम इसकी साइड 10 और 10 माने, अभी हम एज्यूम करके बता देते हैं, तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगी, 20 और 40% घटा दिया जाए। इसमें से 20% घटाओगे, आप सभी लोग मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, 20% घटाओगे, सॉरी साइंस वाले भी हैं इसमें कुछ लोग, तो 20%, 10% का 10% कितना होगा, 10 का 10%, ये हो जाएगा 1। 10% 1 होता है तो 20% कितना होगा, 2। तो 10 से कितना बचेगा, ये 8 घट के, यहाँ 40% कितना होगा, 4 घटा दोगे तो क्या बचेगा, 6। पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ रहा था, 100 भुजा का वर्ग। फिर उसके बाद क्षेत्रफल कितना आएगा, 8 × 6, 8 × 6, 8 छंग 48। 100 से कितना कम हो गया, माइनस का 52, ये माइनस का 52 हो गया। माइनस का 52 हो गया तो यहाँ -52 हमारा सीधे सीधे आंसर बन जाएगा, क्योंकि पहले क्या था, ये 100 था, 100% होता है, बचा कितना 48%, कम कितना हो गया 52%, तो सीधे सीधे आंसर हमें दिखेगा 52। ये 52 आंसर दिख रहा है। दूसरा, हम आपको हमेशा किस तरीके से सिखाते हैं, 2 नंबर्स जब इंटू में लिखे होते हैं, क्योंकि ये क्षेत्रफल कैसे लिखा जाता है, 10 × 10
8 इंटू 6 लंबाई गुणा चौड़ाई या साइड स्क्वायर लिखा जाता है। तो जब भी दो नंबर्स को इंटू के फॉर्म में लिखा जाता है वहां हम रिलेशन यूज करते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अगर हम इसी रिलेशन पर जाएं, दोनों घट रहे हैं तो लिखा जाएगा माइनस में, ओवरऑल चेंज देखा जाएगा -20 -40 प्लस -20 इंटू -40/100। ये दोनों जीरो कैंसल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 60 और प्लस का 8। ओवरऑल क्या बचेगा, माइनस का 52%, 52% की कमी जो हमारा आ भी रहा है। अब स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात क्या होता है। आप समबाहु त्रिभुज को यदि पढ़ने जाएंगे तो समबाहु त्रिभुज में हाइट जब हम निकालने जाते हैं, बहुत ही बेसिक और सिंपल तरीका होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वही बाइसेक्टर होता है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, सभी चीज़ें वही होती हैं। अगर ये बाइसेक्टर है, साइड को अगर हम a मान रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा a/2, ये a/2, और ये राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है और ये मान लेंगे हम h हमें निकालना है। तो इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, किसी में भी लगाएं चलेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर बन रहा हो तुम लोग एडजस्ट कर लेना। इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग a/2 का स्क्वायर। माध्यिका का मतलब यही होगा, बराबर बराबर बढ़ जाएगा मीडियन। h चाहिए हमें, ये इस तरफ आ जाएगा तो h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इस तरफ क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4। ये बचा 4, यहां जाएगा 4 टाइम्स a स्क्वायर, 4 बार a स्क्वायर में से एक बार a स्क्वायर घटाओगे कितनी बार बचेगा, ये बचेगा 3 बार a स्क्वायर और नीचे बचेगा 4। तो h निकालोगे क्या आ जाएगा, √3/2, √3/2a। क्या जानना चाहता है, भुजा और ऊंचाई का अनुपात, रेशियो जानना चाहता है। ये ऊपर आ जाएगा या इसको नीचे ले आओगे, ये क्या है ऊंचाई और भुजा का, पलट दोगे किसका हो जाएगा, भुजा और ऊंचाई का। तो आंसर कौन सा बनेगा, 2√3, 2√3, ये आंसर बन जाएगा अपना। ये √3/2 होगा। बुक से मे बी क्लरिकल एरर हो गया होगा, ऑप्शन उनने अच्छे दिए थे, तो अपना आंसर बनेगा 2√3, क्योंकि पहले क्या लिखना है हमें a और फिर लिखना है h, तो हमें निकालना है एक्चुअली में a/h, ये निकालना है हमें, ये ध्यान रखेंगे हम। 547.527 इज इक्वल टू x है, तो 547 डिवाइडेड बाय 82 क्या होगा। इसमें से पॉइंट हटाना है कुल मिला के हमें, तो हम पॉइंट हटा देते हैं, हम लिखते हैं 547, x इज इक्वल टू 547 और 527, ऊपर का पॉइंट हटाया, नीचे आ जाएंगे 3 जीरो, और नीचे का पॉइंट हटाया, नीचे बचेगा 82 और ऊपर आ जाएंगे 4 जीरो, ऊपर आ जाएंगे 4 जीरो, ऊपर आ गए 4 जीरो, 3 जीरो कट गए, और ये जो x है अभी क्या है, ये x है। जानना क्या है हमें, ये रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड को हम k लिख लेते हैं, तो जो रिक्वायर्ड है उसे अपन k लिख लेते हैं। तो रिक्वायर्ड क्या है, ये वाला पार्ट रिक्वायर्ड के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसे हम k अगर लिख देंगे तो ध्यान से देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू 10। हमें तो k रिक्वायर्ड है, k इज इक्वल टू क्या होगा, x/10, x/10 हमारा आंसर बन जाएगा, x/10 ऑप्शन नंबर 4। इजी क्वेश्चन था ये। चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज को मोड़ने की गतिविधि के साथ क्षेत्रफलों शिक्षक समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफलों के संबंध को चित्रण करने की कोशिश करता है। कहीं पर भी जब हम जाते हैं शेप्ड में 99% जो सर्कल वगैरह है उनको छोड़कर 99% हम ट्राइंगल को बेसिक मानकर जो एरिया है वो निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ भी वो वैसे ही बोल रहा है, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफलों के संबंध को चित्रण करने की कोशिश करती है। निम्नलिखित में से कौन सा
चरणों के रूपांतरण का सबसे अच्छा चित्रण है। जब आप समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम पढ़ेंगे तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसका जो डायगोनल होता है, पैरेललोग्राम का डायगोनल पैरेललोग्राम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है एरिया के में। तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण समांतर चतुर्भुज को 2 समान क्षेत्रफलों में बांटता है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। अब हम देखें ऐसा कौन सा डायग्राम है जो डायगोनल से रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है ट्रायंगल में। ये पैरेलल लाइन खींच रहा है, दोनों पैरेलल लाइन के, ये पॉसिबल नहीं है, ट्रायंगल नहीं बन रहा है। यहाँ से हम जाएं, यहाँ से भी ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ये एक तरीका होता है। इसी तरीके से हम निकालते हैं उसका एरिया, लेकिन यहाँ ट्रायंगल बनाने की कोशिश नहीं की है। इस तरह से खींचता तो हम इस तरह से इसका एरिया निकालते, लेकिन वैसा यहाँ पर नहीं किया। ये एक डायगोनल से तरीका हो जाता। हाँ, यहाँ पर उसने ठीक है डायगोनल खींचा और बताया है कि ये दोनों जो एरिया हैं वो सेम है। इसमें फिर से इसने वैसे ही कोशिश की और लास्ट में जाके ये स्क्वायर पर ये पहुंच गया। तो स्टार्ट डायगोनल से करना था, क्योंकि जो एरिया की प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम डायगोनल से पढ़ते हैं, इसलिए अपना आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, जो सबसे बेहतर आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थी समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि वे एक से अधिक पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़ते। उनका सामाजिक आर्थिक स्तर उनके निष्पादन को प्रभावित करता है। वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वचन करते हैं। वे पर्याप्त अभ्यास नहीं करते। बच्चा क्या कर रहा है? विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय पर गलतियां कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं और एरर कर रहे हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ते, बिल्कुल भी नहीं। बुक्स ज़्यादा पढ़ने से एरर सॉल्व नहीं होती हैं। उनका सामाजिक आर्थिक स्तर समस्या समाधान में नहीं आएगा। वे अर्थ निर्माण के प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वचन करते हैं। वो और कुछ समझने लगते हैं। वैकल्पिक निर्वचन का मतलब क्या है? और कुछ बाँचने लगते हैं और कुछ समझने लगते हैं, इसलिए वो सॉल्व नहीं होती। और मैथ्स में कहा जाता है समस्या ही समाधान है। अगर आपको समस्या बहुत अच्छे से पता चल गई है, क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो कहीं ना कहीं से आप वहाँ उसके सॉल्यूशन का रास्ता ढूंढ लेंगे। तो समस्या में ही अगर समस्या है तो फिर समस्या का समाधान नहीं होगा। तो वैकल्पिक निर्वचन अगर संकल्पनाओं का कर लिया कि कुछ का कुछ हम सोच रहे हैं, तो फिर वो हमारा काम वहीं से बिगड़ जाएगा। वे पर्याप्त अभ्यास नहीं करते। अभ्यास से यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो अभ्यास से अपना सटीक आंसर बनेगा। वो अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अभ्यास से एक्यूरेसी उसके पीछे जाएगा। तो अभी आंसर बनेगा अपना ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में PS बराबर SQ बराबर SR, PS SQ SR वो बना के ही दे रहा है, लिख दिया है। और S से P, P से Q 54, S से P, P से Q 54 दे रहा है, ये भी लिख दिया है। तो एंगल Q पूछ रहा है, मतलब X पूछ रहा है, वो ठीक है, एंगल X वो पूछ रहा है। अब देखो यहाँ दोनों साइड इक्वल हैं, तो यहाँ कितना बनेगा? यहाँ भी बनेगा 54 डिग्री। ये 54 डिग्री बना, ये 54 है, तो यहाँ कितना बनेगा? यहाँ बनेगा 108, 108। कैसे बनेगा? जो बाह्य कोण प्रमेय है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल। अब PQS का एक्सटीरियर एंगल ये बाहर की तरफ ये बन रहा है, और ये किसके बराबर होगा? इन दोनों के योग के सम के बराबर कितना हो जाएगा? 108, 108 डिग्री। ये 108 बना। अब हमें पता है ये दोनों साइड्स कैसी हैं? सेम है। ये दोनों अगर सेम है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है, तो पूरे ट्राइंगल का सम कितना होगा? 180। 180 में से 108, 108 हम दे चुके हैं, बचेगा कितना? 72। और ये 72 दो इक्वल पार्ट्स में बटेगा, ये हो जाएगा 36। ये तो इसकी एक कहानी है। ये x आ जाएगा 36 डिग्री। ये x 36 डिग्री आ गया। अब अगर और आपने जो मैथ्स का बेसिक्स अगर बहुत अच्छे से पढ़ा है, ट्राइंगल के सर्कल्स बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तब आपको ये समझ में आएगा कि ये ट्राइंगल कौन सा है?
राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहां से जब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ये और ये तीनों वर्टाइसेस सेम है, मतलब ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट होगा इस वृत्त का बाह्य केंद्र, इस वृत्त का बाह्य, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर है, सर्कम सेंटर जिसको कहा जाता है, बाह्य केंद्र है। और बाह्य केंद्र ये किसका होता है? कर्ण का मध्य बिंदु किसका होता है? समकोण त्रिभुज में होता है। तब ये पता चलेगा समकोण त्रिभुज है, और इसमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी नहीं और एंगल वगैरह पर जाने की, सीधे हम बताएंगे ये 90 डिग्री बनेगा, ये 54 है, तो बचा हुआ क्या होगा? 36 होगा। तो दो तरह से इसका सॉल्यूशन बनता है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और क्वेश्चंस की तरफ। 57.12% की तुल्य भिन्न क्या है? परसेंट का मतलब होता है कि जो बताया जा रहा है वो 100 में से बताया जा रहा है, ठीक है, तो 100 में से लिख देते हैं हम 57.12, ये कितने में से है? 100 में से है। पॉइंट इसका हटाएंगे हम, नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। जब हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं तो ऑप्शंस हमें चीख कर बता रहे हैं कि ये 625 625 625 625 कब आता है? 25 का स्क्वायर 25 का वर्ग, 25 का वर्ग मतलब 25 गुना 25 तभी आता है, तब आता है। मतलब ये भी किससे कट रहा है? 4 से कटेगा, ये कितना हो जाएगा? 25। ये 4 से कटेगा, कितना हो जाएगा? 25। मतलब दोनों 4 से कट रहे हैं। अल्टीमेटली किससे कट रहे हैं? 16 से कट रहे हैं। आप 16 से कैसे भी काट लो, 2 करके काट लो या सीधे 16 से काट लो, आपका काम हो जाएगा। तो अपन को पता चल गया, लॉजिक देख लिया है, तो सीधे 16 से कैंसिल आउट करते हैं, तो नीचे सीधे क्या आ जाएगा? 625। ऊपर चलते हैं, 16 से काटते हैं, 16 3 48, बचेगा कितना? 9, 912 हो जाएगा। फिर 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, सॉरी हाँ 16 पंजे 80, तो 91 में से कितना बचा? 11 बचा, 11 बचा तो 112 हो जाएगा ये। फिर 112, 16 छक्के 96, 16 7 112, 16 7 जा 112, तो ये आ जाएगा 357 डिवाइडेड बाय 625, ये हमारा आंसर बनेगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया, ये लॉजिक भी समझ में आ गया कि हमने ऐसा क्यों किया। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हमें दिख रहा है क्लियर, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ये आंसर बन जाएगा 357 बाय 625। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है 2x - 13, 2x - 11, 2x - 9, 2x - 7 क्रमागत है। अब x आप कुछ भी सोच कर देखो, कुछ भी एज्यूम करो। x मान लो हम 11 सोचते हैं, 11 दूनी 22, 22 में से 13 जाएगा, क्या बचेगा? 9। अभी हमने x इक्वल टू क्या सोचा था? 11। अब हम सोच लेते हैं x इक्वल टू 30। x हमने 30 सोचा, 30 दूनी 60, 60 में से 13 जाएगा, कितना आएगा? 57, 57। ठीक है, इससे आ रहा है, इससे सोच कर देख लेते हैं। 30 दूनी 60, 60 में से 11 जाएगा, कितना आएगा? 49, 49। 60 में से 9 जाएगा, कितना आएगा? 51। 60 में से 7 जाएगा, कितना आएगा? 53, 53। ये कहानी बन रही है। अब हम कोई ऑड नंबर सोच के देख लेते हैं। ऑड नंबर सोचते हैं हम, x की जगह हम सोच लेते हैं 21 सोच लिए, 21 सोच लेते हैं। तो 21 सोचा, 21 दूनी 42, 42 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा? 29 बचेगा, 29। फिर उसके बाद 42 में से 11 जाएगा, 42 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? 31। फिर 42 में से 9 जाएगा, 33, 42 में से 7 जाएगा, 35। अब इनकी तरफ ध्यान दो, 57, सॉरी ये 47 होगा, 30 दूनी 60, 60 में से 13 जाएगा, 47, 47, 49, 51, 53। ऑड नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, 29, 31, 33, 35। ऑड नंबर क्या हो रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं, विषम संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। दूसरा तरीका,
2x हमेशा एक इवन नंबर होगा, 2x हमेशा एक सम संख्या होगी, किसी भी नंबर में 2 से इंटू करोगे वो इवन बनेगा। उसके बाद क्या कर रहा है, -13 प्लस -11 -9 -7, 2 2 क्या करते जा रहा है, जोड़ते जा रहा है। जैसे ही इसमें 2 जुड़ेगा ये 2 कम होके 11 दिखने लगेगा, इसमें फिर 2 जुड़ेगा 2 कम होके 9 दिखने लगेगा, फिर 2 जुड़ेगा 2 कम होके 7 दिखने लगा। तो 2 2 बढ़ाते जा रहा है, किसमें, सम संख्या में से विषम संख्या घटाओगे तो आंसर मिलेगा एक विषम संख्या। तो विषम संख्या की ये सीरीज मिल रही है, और विषम की भी कैसी, क्रमागत। तो ये मिल रही है विषम संख्या, क्रमागत है, क्रमागत यहीं दे दिया, तो क्रमागत क्या है, ये विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर्स हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर बन जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपको मिलते हैं, आप वैल्यूज डालते जाओ, आपका काम हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। अब हम चलें, अमीना माचिस की तीलियों से खेल रही है और वह हर चरण में एल में जुड़ती जाती है। अब वो एल शेप उसने बनाया, फिर उस शेप में अगला जोड़ दिया, फिर उस शेप में अगला एल जोड़ दिया, वो इस तरह से जुड़ती जा रही है, एक शेप में और स्ट्रक्चर जुड़ती जा रही है। तो दूसरी तरफ अप्पू बैठकर क्या कर रहा है, वो लिखते जा रहा है, 1 एल 2 एल 3 एल जोड़ा, तो माचिस की तीलियों की संख्या कितनी लगी, 2 लगी, 4 लगी, 6 लगी, वो ये लिख रहा है, बस मुनीम की तरह बैठ के वो ये काम कर रहा है। वो आप उस तरह से इस चीज को नहीं सोचेंगे जो आप अपने लेवल पर सोच रहे हैं, इसको बच्चों के लेवल पर देखना है। आपको ये सीरीज दिख रही होगी मे बी, लेकिन बच्चों के लेवल पर जब हम इसे देखने जाएंगे तब हम उसको उसी तरह से देखेंगे। इस स्थिति में दोनों बच्चों के बारे में आपका अवलोकन क्या कहता है। अवलोकन कहता है, सामान्यीकरण तक पहुंचने के लिए अमीना को बहुत सारी माचिस की तीलियां चाहिए, जबकि अप्पू यह बहुत तेजी से करेगा। अब बहुत सारी तीलियां चाहिए, मैथ्स में हम बात कर रहे हैं तो यूं हवा में बात नहीं की जाएगी, इसलिए हम इस आंसर को क्या करेंगे, गलत। अमीना और अप्पू दोनों सामान्यीकरण तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, एक करके देख रहा है, दूसरा मुनीम की तरह लिख रहा है, और वो जॉइंट वर्क नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहीं भी नहीं बोला गया है। अमीना करके सीख रही है, बिल्कुल वो करके सीख रही है, एक पैटर्न बना रही है, बॉक्स बनते जा रहे हैं चिपके हुए, करके सीख रहे हैं। और अप्पू शायद पैटर्न को बिल्कुल भी नहीं देख पाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो तो क्या गिन रहा है, सिर्फ तीलियां गिन रहा है। अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अमीना केवल खेल रही है और अप्पू गणित कर रहा है। कतई नहीं कहा जाएगा, मैथ्स में करके सीखना भी एक मेथड में शामिल होता है। तो अमीना करके सीख रही है, और जबकि अप्पू क्या कर रहा है, बस लिखते जा रहा है, उसे पैटर्न की जानकारी नहीं है। तो अपना एग्जैक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें दोनों के बारे में सटीक बताया गया है। नेक्स्ट, एक आयत को क्षैतिज रूप से 2 बराबर भागों में बांटा गया है, ऊपर वाला इक्वल पार्ट, नीचे वाला इक्वल पार्ट। ठीक है, पुनः 3 बराबर भागों में बांट दिया ऊपर वाले को, और 4 बराबर भाग में बांट दिया नीचे वाले को। ऊपर 3 हिस्से, नीचे 4 हिस्से। अब अगर अपन को इक्वेट करना है, बराबर करना है 3 और 4 को, तो एलसीएम, हमेशा एलसीएम आप लेंगे, और ये हमने हमेशा सिखाया है, जब कोई भी हिस्से बराबर करना है तो उनका बेस इक्वल कर लो, आधार सेम कर लो। आधार सेम करने का मतलब क्या है, ऊपर 3 हिस्से, नीचे 4 हिस्से, तो अपन क्या बना लें, इसे यूनिट की फॉर्म में अगर हमें बनाना है तो एलसीएम 3 और 4 का कितना आ जाएगा, 12। अगर ऊपर वाला टोटल 12 है, नीचे वाला टोटल 12 यूनिट है, तो यूनिट अगर है 12 को 3 हिस्सों में बांटोगे तो क्या बोलोगे, ये कितने हिस्से हो गए, 4 4 4। और नीचे वाले 12 को, दोनों हिस्से बराबर कर लिए, 12 12। अब हम बांटते हैं इसको, नीचे वाले को 4 हिस्से में बांटोगे, 12 को 4 हिस्से में बांटोगे, हर एक हिस्सा कितना होगा, 3। ये हिस्सा 3। अब वो क्या बोल रहा है, मूल आयत का कितना भाग छायांकित है, कितना शेडेड एरिया है। अब शेडेड एरिया हमसे पूछ रहा है, देखो ओवरऑल कितना है, 24। मूल आयत का, ओरिजिनल जो रेक्टेंगल है, मतलब पूरा रेक्टेंगल है, इसका कितना पार्ट शेडेड है, 4 और 4 8 और 3 11 और 3 14 14। 2 से कैंसिल आउट करोगे, ये हो जाएगा 7/12, 7/12 पार्ट। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर बन जाएगा।
ये 3 आंसर बन जाएगा। या आप ये नहीं सोच पाते तो फिर आपको क्या करना पड़ता, पूरा 1 था ये जाता 1/2 1/2, ये हो जाता 1/2 आधा पार्ट, ये 1/2। इसे कितने हिस्सों में बांटा, इसे बांटा 4 हिस्सों में। 4 में से कितने हिस्से ले रहा है, 2 हिस्से, तो नीचे वाले हाफ का 2/4। दूसरा ऊपर वाले का कितना, 2 हिस्से ले रहा है, कितने हिस्से में बांटा, 3 हिस्से में। ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/3। ये कितना हो जाएगा, 1/2, और ये हो जाएगा 1/4। दोनों को मिला देंगे क्योंकि साइडेड लिया हमने, 1/3 प्लस 1/4, 4 यहाँ 3 यहाँ, 4 और 3 7, और नीचे 7/12। इस तरह से भी हम इसे फिर सॉल्व कर सकते थे। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया। अब चलते हैं हम आगे। गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को डैश डैश की आवश्यकता होती है। गणनाओं में प्रवीणता की बिल्कुल गलत, मैथ्स को बदनाम करने का ये तरीका है कि आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छी आना चाहिए। अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, जो अमूर्त चिंतन है मतलब जो नहीं है उसका भी चिंतन करना। जैसे 2 धनात्मक संख्याओं को जोड़ने का आप दिमाग में सोच रहे हैं, किसी नंबर की पावर आप दिमाग में सोच रहे हैं जबकि वो दुनिया में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। दुनिया में आप देखते नहीं है 2⁻10 कहाँ पर है, 2⁵ कहाँ पर है, 3⁴ कहाँ पर है। तो वो चिंतन जो आप कर रहे हैं वो कैसा है, अमूर्त चिंतन है, उसकी कोई प्रतिमा आपके दिमाग में नहीं है। या इमेजिनेशंस, थ्योरम बनते जा रहे हैं, वो आप सोचते जा रहे हैं, तो उसे कहा जाता है अमूर्त चिंतन, और तर्क के साथ उस चिंतन को करना। अगर ये आपको आ गया तो आपको मैथ्स आ गया। फिर सूत्र याद करना बिल्कुल भी नहीं, हल को याद करना बिल्कुल भी नहीं है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। हो सकता है किसी किसी को ये ठीक लग रहा हो, सूत्र से काम चल जाता है काफ़ी हद तक। तो जो निगमन विधि है, आगमन विधि है, वहाँ पर चल जाते हैं काम, लेकिन जनरली नहीं चलेगा इनसे काम, हमें सीखना ही पड़ेगा। क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षक को आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देती हैं। यह तरीका दर्शाता है कि वो क्या कर रहे हैं। जो आगमन विधि है उसमें सूत्र निकाले जाते हैं, निगमन विधि में सूत्र की सहायता से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले मतलब पीछे का रिवाइंड यदि करवाना है, वापस याद दिलाना है, तो वो सिर्फ क्या लिखेंगी, वो सूत्र लिखेंगी, पूरी क्लास को रिपीट नहीं करेंगी। जहां पर उन्होंने कंक्लूड किया था उसी को वो लिख देंगी। जैसे आपको सिखाया है कि बेलन का आयतन किस तरह से निकाला जाता है, तो आपको वापस से वो सिखाने की जगह सिर्फ क्या लिखा जाएगा, बेलन का आयतन, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये लिखा जाएगा। सीधे पूरा जो डेरिवेशन है किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है वो नहीं बताया जाएगा। तो वो तरीका कहलाता है निगमन का तरीका, कि आप सूत्र देखें और सूत्र से कहानी को स्टार्ट करें, वो होता है निगमन। और आगमन में आप सूत्र को डिराइव करते हैं, वहां आप सीखते हैं, यहां आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं निगमन से। इसलिए इन दोनों को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है कि आप हर बार ये काम तो नहीं करोगे, एक बार करोगे, फिर निगमन से अपना काम चलते रहेगा। किसी लोहे की एक छड़ को पुनः ढालते हुए उसके अर्धव्यास को 1/4 कर दिया जाए। अब लोहे की छड़ है, अब लोहे की छड़ कैसा शेप सोचोगे, आप कुछ भी करोगे उसको सिलेंड्रिकल लेना ही पड़ेगा, बेलनाकार लेना पड़ेगा, होने को कुछ भी हो सकती है। उसके अर्धव्यास मतलब रेडियस को 1/4 कर दिया जाता है। यदि उसका आयतन सेम रहे तो उसकी हाइट में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पहले उसकी हाइट क्या होगी, वॉल्यूम क्या होगा, आयतन क्या होगा। पहले अपन उसका आयतन लिख लेते हैं। पहले उसका आयतन होगा πr²h, ये उसका आयतन था, r उसकी रेडियस थी। अब उसने क्या कर दिया, पाई आयतन बराबर है पाई, r की जगह क्या कर दिया r/4, और ये हाइट क्या हो गई h, चेंज हो गई। या h1 और h2 कर लेते हैं, h1 h2 कर लेते हैं, ये h2, ठीक है। अब
कैंसिल आउट करते हैं, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आर स्क्वायर है ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16, यहाँ चला जाएगा 16h1 इज इक्वल टू क्या है h2। ये मूल ऊंचाई है, मूल ऊंचाई का 16 गुना, मूल ऊंचाई का 16 गुना मतलब ऑप्शन नंबर 2। एक्चुअल जो हाइट थी, ओरिजिनल जो हाइट थी उसका 16 टाइम्स ये हो जाएगा, पतला करोगे तो ये लंबा हो जाएगा पहले से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4/16 माइनस 1/8 को सीधे सॉल्व क्या कर रहा है, 4 में से 1 घटाया 3, 16 में से 8 घटाया 8। वैसे यहाँ 6 में से 2 घटाया 4, 7 में से 9 घटाया 2 बचा। सीधे सीधे वो डिफरेंस लिखते जा रहा है, वो कुछ नहीं सोच रहा है। 5 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा 3, 11 में से 7 घटाओगे क्या बचेगा 4। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। और ये प्रोसेस वो कर रहा है तो सीधे सीधे ये अपना आंसर बन जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, रीजनिंग का सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, ये आ गया क्वेश्चन अपना 2 + √3 + 2 - √3 का मान कितना होगा। ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं हम इसे। अगर हम इसे x एज्यूम करें, माने अगर हम इसे x2 + √3 फिर प्लस 2 - √3, ये तभी सॉल्व हो सकता है अगर ये रूट हट जाए। और रूट हटाने का तरीका क्या है, उसका स्क्वायर हो जाए। स्क्वायर करने का तरीका क्या है, अपन दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ये होल स्क्वायर होगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दिया, और ये इस तरह पूरा स्क्वायर होगा तो क्या होगा a + b का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर का मतलब 2 + √3, इसका अंडर रूट हट जाएगा, प्लस b स्क्वायर, इसका अंडर रूट हट जाएगा 2 - √3, फिर उसके बाद आएगा प्लस 2ab, दोनों पर रूट लगा है, दोनों को मिलाकर लिख देते हैं। 2ab का मतलब होगा √2 + √3 और 2 - √3। जैसे √a, जिसे नहीं समझ आया वो एक बात ध्यान रखना, √a × √b इज इक्वल टू होता है √ab। तो यहाँ 2ab था, a की जगह 2 + √3, b की जगह 2 - √3, तो उनको मिलाकर अपन ने लिख दिया। ये क्या होगा, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, अब बचेगा क्या बाहर 2 + 2 4, ये x², फिर प्लस अंदर क्या है a + b और a - b, और इस फॉर्मूले के बिना शायद ही पेपर हो। a + b और a - b मतलब a² - b², a² - b² का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 बाहर एज इट इज, a² मतलब 2 का स्क्वायर 4, b² मतलब √3 का स्क्वायर 3, तो इसका तो कोई भी मतलब नहीं रहा। तो ये 1 हो गया, 4 और 2 कितना आ जाएगा 6, ये x² है तो x कितना आ जाएगा √6, x आ जाएगा √6, ऑप्शन नंबर डी, ये आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। आधार x इकाई के साथ एक त्रिभुज का क्षेत्रफल x इकाई के साथ वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। अपन बना लेते हैं जिससे कहानी अपने लिए इजी हो जाए। ये x बेस है और ये x बेस वाले x इकाई के साथ वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। आधार x है और x इकाई के साथ x यूनिट के साथ ये भी x है, वर्ग के क्षेत्रफल बराबर हैं। अब इसकी हाइट क्या होगी, तो त्रिभुज का शीर्ष लंब है, ठीक है, हाइट का ही पूछ रहा है। इसका एरिया कैसे बनता है, क्षेत्रफल कैसे बनता है, 1/2 बेस इंटू हाइट x इंटू h। इसका कैसे बनता है, a इंटू ए साइड स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स। देखो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो इसकी हाइट क्या है, साइड की डबल 2x है, 2x यूनिट, ऑप्शन नंबर सेकेंड। हाइट इसकी क्या हो जाएगी, त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 - p² - q² - 2pq का गुणनखंड है। अब इसे अगर सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ ये फॉर्मूला हमें सीधे सीधे दिख रहा है, फॉर्मूला इसमें से माइनस बाहर करके अगर हम लिखें तो ये 25 - p² + q² + 2pq, और ये किसका फॉर्मूला है, 25 को क्या लिखेंगे 5² - p + q का
होल स्क्वायर। ये क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब p प्लस क्यू के बाहर माइनस माइनस लगेगा तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, ये रिलेशन बन जाएगा, ये फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सबसे पहला काम हमने क्या किया, इस ब्रैकेट, इसे ब्रैकेट की तरह माना और इसमें से माइनस बाहर निकाल के लिखा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। देन उसके बाद हमने इसे फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया। अब हमें दिख रहा है 25 को लिख दिया 5 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस, पिछले ही क्वेश्चन में बोला इसके बिना पेपर पॉसिबल ही नहीं है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। प्लस में हमें कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में दिक्कत होगी। माइनस में हमें क्या करना है, साइन चेंज करना है या अंदर माइनस का इंटू करना है। अंदर माइनस का इंटू करेंगे तो 5 तो एज इट इज आ जाएगा, और माइनस का मतलब है ये जो प्लस और प्लस p है और माइनस प्लस का ही q है, ये दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। अपना आंसर मिल जाएगा हमें, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए में ही दे रहा है ऐसा, एक जगह दोनों प्लस के, एक जगह दोनों माइनस के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। 33%, 4/15 और 35%। 35% मतलब इसे हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, उसका मतलब 35% ही होगा। तो एक जगह दे रहा है 33 1/3% और दूसरी जगह दे रहा है 35%। इसको अपन परसेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। परसेंट में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, 4/15 ऊपर नीचे 100 का गुना, 5 से हम काटेंगे कितनी बार, ये 20 बार कटेगा, बचेगा कितना, 3। ये 80/3, 100 में से तो बताना ही है, 100 में से बताना है तो फिर ये नीचे वाला 100 हटा देते हैं, 80/3 बचा। 80/3, 8 में आप भाग लगाओगे, 3 से 2 बार जाएगा, बचेगा कितना, 2 बचेगा, फिर 6 बार जाएगा 18 तक, बचेगा कितना, 2। भाग लगा रहे हो 3 से। अब देख लो क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, 35%। 35% मतलब ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। परसेंट ऊपर 100 और नीचे 100, नीचे वाले 100 का मतलब होता है कि हम 100 में से बता रहे हैं उसको हम हटा देते हैं और परसेंट का साइन लगा देते हैं। ये बता रहा है 26 2/3 किस में से है, 100 में से है, इसलिए हमने नीचे वाले 100 को हटा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 20वां हमसे बोल रहा है, गणित पढ़ाने के एक उपागम के रूप में समस्या समाधान के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षकों ने 4 विचार बताए। निम्न में से कौन सा विचार इस उपागम के वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता है। मेरे विचार गणित की पाठ्य पुस्तक के कई प्रश्न समस्या समाधान के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मेरे विचार, ठीक है, मेरे विचार से समस्या समाधान को सामान्य गणित की कक्षा से जोड़ना बेहतर होता है, ठीक है। मेरे विचार से समस्या समाधान और गणितीय तर्कणा में कोई सह संबंध नहीं है। मेरे विचार से समस्या समाधान के प्रश्न वास्तविक जीवन की स्थितियों में बनाए जाने चाहिए। अब वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता है, जो गणित सीखने का उपागम है उसमें वास्तविक अर्थ को नहीं बताता है, तो कौन सा नहीं बताएगा, समस्या समाधान और गणितीय तर्कणा पर ही में ही कोई संबंध नहीं बता रहा है, तो वो क्या होंगे, उपागम के लिए ठीक नहीं होंगे। और वही पूछा है, वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करेंगे, तो कौन से नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर सी के वास्तविक उपागम को सिद्ध नहीं करेंगे। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, सीधा सिंपल क्वेश्चन है, आप एक बार और रीड करेंगे आपको ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात 1:3 है। लंबाई और परिमाप हम इसको बना लेते हैं। बनाएंगे कैसे, इस तरह से बना लिया। अगर इसकी लंबाई को हम x मान रहे हैं, रेशियो के हिसाब से x मानना पड़ेगा, ये हमने x मान लिया लंबाई को, और यहाँ हम चौड़ाई को क्या मान लें, y, तो ये x हो जाएगा, ठीक है, ये y हो जाएगा। सॉल्व करके क्या आ रहा है, सॉल्व करके आ रहा है ये होगा 2 of x + y, 2 गुणा लंबाई और चौड़ाई, ये कितना आ रहा है, 3x आ रहा है। ये 2x यहाँ जाके घटेगा, क्या बचेगा, x बचेगा। ये क्या है, उसकी चौड़ाई है
2y। क्या जानना चाह रहा है? वो जानना चाह रहा है लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात। x क्या है? लंबाई। तो ये लिख लिया हमने लंबाई का अनुपात किससे? चौड़ाई से। ये चौड़ाई, यहाँ ऊपर 2 था, नीचे 1, 2:1, 2:1। ऑप्शन नंबर ए। देखो ये तो पॉसिबल था ही नहीं, कतई भी पॉसिबल नहीं है। लंबाई छोटी चौड़ाई बड़ी, ये नहीं होगा। आंकड़े सफिशिएंट हैं, तो पहले दूसरे में से तुक्का मारना था और पहले दूसरे में से मारने के लिए सॉल्व किया हमने। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन 22वां, यदि आरोही क्रम में ए बी सी 3 प्राकृत संख्याएं हो। आरोही क्रम मतलब क्या होगा? बढ़ते क्रम में। अवरोही मतलब गति अवरोधक जो होते हैं, स्पीड ब्रेकर्स जो होते हैं, अवरोधक बोला जाता है हिंदी में। तो हिंदी में अवरोधक बोला जाता है, यहाँ उसका उल्टा आरोही लिखा है, मतलब बढ़ते क्रम में लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। ए बी और सी अब क्रम में है, ऑर्डर में है, तो कोई भी नेचुरल नंबर हम सोचकर देखें। हमने सोच लिया 2, 3 और 4, कुछ भी तो सोचना था, तो हमने 2, 3, 4 सोच लिया। अब हम रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। वो रिलेशन किससे बना रहा है? बी स्क्वायर से बना रहा है। 3 जगह बी स्क्वायर से बना रहा है और 1 जगह ए स्क्वायर से बना रहा है। तो ए स्क्वायर से तो बनाना पॉसिबल है ही नहीं, ए स्क्वायर से तो बनाना पॉसिबल है ही नहीं। अब बी स्क्वायर से बनाते हैं, ये कितना होगा? 9। एक जगह क्या कर रहा है? पहले ऑप्शन में क्या कर रहा है? पहला ऑप्शन अपन बनाने की कोशिश करते हैं, इक्वल का साइन बना रहा है। इसमें से इसके स्क्वायर में से इसको घटाना, 4 का वर्ग 16, 16 में से 4 घटाएगा तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। ऐसा है पहला ऑप्शन पूरी तरह से गलत। दूसरा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में वो क्या बोल रहा है? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। तो ये 12 को बोल रहा है कि 9 बड़ा है, ये भी पूरी तरह से गलत होगा। चौथा ऑप्शन में बोल रहा है 12 ये बड़ा होगा 9 से। एक और मानकर देख लेते हैं, कुछ भी एक और मानकर देख लेते हैं। अपन मान लेते हैं 5, 6 और 7। यहाँ 6 का स्क्वायर 36, इसके स्क्वायर में से इसको घटाओ 49, हाँ 49 माइनस 25, ये क्या बचेगा? 24। हाँ यहाँ उल्टा पहुँच रहा है, यहाँ पर ने कोई गड़बड़ तो नहीं किया। 16 में से 4 गया, 12 बचेगा, बिल्कुल ठीक है। चलो ठीक, एक और मानकर देख लेते हैं। हम मान लेते हैं 8, 9 और 10 मान लेते हैं। बी स्क्वायर कितना होगा? 81 होगा। इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दो, कितना आएगा? 36। अभी भी क्या है? ये बड़ा आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है। तो यहाँ हमने क्या गड़बड़ की? आरोही क्रम में 3 प्राकृत संख्याएं, तो 2, 3, 4, 3 का वर्ग कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 4 का वर्ग 16 और ये 2, 16 में से 4 जाएगा, 16 में से 4 जाएगा तो 12 बचेगा। बिल्कुल ठीक किया है हमने, बिल्कुल ठीक किया है। तो यहाँ पर अपन को आंसर क्या मिल रहा है? कुछ जगह पर कुछ एग्जाम्पल में आंसर मिल रहा है सेकंड, और कुछ एग्जाम्पल में आंसर मिल रहा है अपन को फोर्थ। जैसे यहाँ पर अपन को आंसर क्या मिल रहा है? फोर्थ। 1, 2, 3 में भी हम करके देखें, 1, 2, 3 में हम करेंगे तो क्या होगा? ये देखो 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, और ये कितना? 4। यहाँ ये रहेगा, और यहाँ हमें लगानी थी, उनको कंडीशन लगानी थी, तब उसके बाद ये आंसर इसका आ पाता। तो यहाँ पर बड़े नंबर्स अगर हम ले रहे हैं तो हमारा आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी, और छोटे नंबर यदि हम ले रहे हैं तो आंसर बन रहा है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये प्रत्यक्ष एग्जाम्पल लेकर हमने देखा है, जिससे ये क्लियर हो रहा है। तो एग्जैक्ट एक आंसर पर इसमें नहीं जा रहा, हमने दोनों आंसर निकाल के इसके बता दिए। तो कंडीशन लगा के इसे किया जा सकता था कि ए को कितना रखा जाए, जहाँ तक है टर्मिनेटिंग हो जाएगा 3, 4, 5, 3, 4, 5 टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 3, 4, 5 टर्मिनेटिंग कैसे होगा? वहाँ पर पहुँच जाएगा ये किस पर? इक्वल पे। देखो 3, 4, 5 हम लेके बताते हैं। 3, 4, 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। 3, 4 और 5, इसका स्क्वायर 16। 25 में से 9 घटाओ, 25 में से 9 घटाओगे कितना आ जाएगा? 16, और ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा
इक्वल के बराबर, यहाँ आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पाइथागोरस की कंडीशन, और यहाँ से दोनों ब्रेक हो जाएंगे। तो लेना क्या था, जब सबसे छोटा नंबर क्या हो, 3 से बड़ा हो, 3 से बड़ी प्राकृत संख्याओं के लिए आरोही क्रम में ये दिए हुए हैं, तब अपना आंसर बनता ऑप्शन नंबर 2, और 3 से छोटी के लिए आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, और 3 के बराबर से स्टार्ट करेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्रम की बात हो जाती है। तो यहाँ अपना आंसर हम कोई भी टिक कर सकते हैं, दूसरे और चौथे में से उसको क्लेम किया जा सकता है। अब ये क्वेश्चन कैसे गलत था नहीं समझ आया। हाँ, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमसे बोल रहा है a इंटू बी को लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब स्टार लगा होता है दो संख्याओं के बीच में, डॉट लगा होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देते हैं। अब हमें ये एक्सप्रेशन दे रहा है 5 स्टार 2, और फिर जो भी सॉल्व करके आए, क्योंकि ब्रैकेट हम पहले सॉल्व करेंगे, उसे सॉल्व करना है स्टार के साथ में। चलते हैं हम पहले स्टार को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट में है। स्टार का मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्टार के दोनों तरफ लिखे उन्हें स्क्वायर करके जोड़ दो, तो इसका स्क्वायर करोगे 25, इसका स्क्वायर करोगे 4, 25 और 4 29। अब ये दोनों सॉल्व करके आ गया ये। अब इसको क्या बोल रहा है, इसको वो बोल रहा है दोनों का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों का वर्क करके घटा दो। तो 29 स्क्वायर माइनस का 25 स्क्वायर, इसे सिंपल करना नहीं याद आ रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी करोगे कितना हो जाएगा ये 54, और ए माइनस बी करोगे कितना हो जाएगा ये 4। 4 गुना कर दोगे कितना हो जाएगा 216, 216, ऑप्शन नंबर 3। छोटे नंबर्स में कन्वर्ट करके थर्ड अपना आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं इकाई के स्थान पर क्या आएगा, यूनिट डिजिट पूछ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है यूनिट डिजिट का। 3 टू द पावर 2003, 2003, जितना हिस्सा 4 से कट जाता है वो छोड़ दो, 4 से 2000 कट जाता है, या लास्ट 2 डिजिट हम चेक करते हैं 4 से भाग लगाने में, तो अल्टीमेटली लास्ट 2 डिजिट क्या है 3 टू द पावर 3, और 3 टू द पावर 3 का मतलब क्या है 3 गुना 3 गुना 3, मतलब 27, 27, यूनिट डिजिट हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए होल क्यूब नंबर हमें प्राप्त करना है। होल क्यूब नंबर का प्राप्त करना है अगर हमें, तो हमें जोड़े बनाने पड़ेंगे, पेयर बनाने पड़ेंगे। पेयर किसके बनाने पड़ेंगे, पेयर बनाने पड़ेंगे हमें। अगर 0 आ रहा है तो 0 के पेयर बनेंगे, अगर कोई दूसरा नंबर आ रहा है तो उसके पेयर बनेंगे। यहाँ हमने देखा 2 0 दिख रहे हैं, मतलब अगर ये होल क्यूब नंबर है तो 3 0 बनेंगे ही बनेंगे, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। अब 3 0 किससे बन सकता है, क्या इसमें 5 का इंटू करेंगे 3 0 बन जाएंगे, नहीं पॉसिबल है। तो 5 तो ऑप्शन से सीधे सीधे हट गया। अब देखो, सॉरी 5 ऑप्शन से नहीं हटा, सॉरी 10 का गुना करोगे इसमें 3 0 बन जाएंगे, 8 से गुना करोगे तो 2 0 तो ये रहेंगे, 8 छंग कितना होगा 48, यहाँ से 0 नहीं बनेगा। 12 से गुना करोगे 12 छक्के 72, 0 नहीं बनेगा। तो आंसर 10 भी हो सकता है, आंसर 5 भी हो सकता है। अब आप सोचकर देखना, अगर 10 का इंटू यहाँ कर दिया तो ये 3 0 तो हटा लिए होल क्यूब में। अब 686, 686 किसका घन होता है भाई, 3 0 से तो 1 0 बाहर निकल गया। 686 किसी का क्यूब है, ऐसा ध्यान है नहीं, ऐसा नहीं ध्यान है, नहीं ध्यान है तो फिर वापस आ जाओ। 8 का कितना 512, 8 का 512 हो जाता है। फिर 9 का कितना 729 हो जाता है, तो फिर ये निकल गया पार। अब निकल गया पार तो फिर बचा क्या ऑप्शन हमारे पास, 10 भी गलत हो गया। अब 5 से अगर इसमें इंटू कर दें तो कहानी क्या बनेगी, 5 से इसमें इंटू करोगे तो 3 0 तो पीछे आ ही जाएंगे, 3 0 पीछे आ गए। फिर 5 छक्के 30 का 0 आ गया, 5 8 40, 40 और 3 43 का 3। फिर 5 से गुना करोगे 6 में, 5 छक्के 30, 30 और 4 34,
43। और ये किसका होता है? 7 का क्यूब होता है ये। 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है। तो ये किसका क्यूब रूट है? क्यूब है ये 70 का क्यूब है, या इसका क्यूब रूट क्या होगा? 70 होगा। तो 70 हमारा आंसर बनेगा। दूसरा मेथड, कुछ भी नहीं सोचना है ना, तो यूं डंडी खींचो और शुरू हो जाओ। ये देखो यहाँ पता चल जाएगा अभी डंडी खींच के। 68600 स्टार्ट कर दो अपनी कहानी। 2 से इंटू करोगे, ये हो जाएगा 34300। फिर 2 से करो डिवाइड, ये हो जाएगा 17150। फिर 2 से करो 8575। फिर 3 से जाएगा, देखते हैं 3 से जा रहा है नहीं जा रहा है। 8 और 5 13 और 7 20 और 5 25। 3 से नहीं जा रहा है, सीधे फिर 5 पर चलते हैं। 5 से करोगे, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 एकम 5 पचम 25। फिर 5 से करोगे, 5 दिए 15, फिर बचेगा 2, 5 चौक 20, 5 दिए 15। 7 से जाएगा, ये हो जाएगा 49 49। फिर 7 से जाएगा 7 हो जाएगा, फिर 7 से जाएगा 7 हो जाएगा। देखो कितने जोड़े बन रहे हैं? 7 का जोड़ा बन रहा है, 2 का बन रहा है। कमी किसकी पड़ रही है? कमी पड़ रही है 5 की। तो एक बार 5 और आ जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। इसलिए आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। ये डंडी खींच के भी किया जा सकता है, चाहे स्क्वायर का हो या क्यूब का हो क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 खरीदने पर 1 मुफ्त दी जाती है। आप 3 वस्तुओं का पेमेंट करते हो, 1 वस्तु आपको फ्री दी जाती है। बाय 3 गेट 1 फ्री। अब यहाँ पर लैंग्वेज का थोड़ा सा रहेगा। 3 खरीदने पर 1 मुफ्त दी जाती है, मतलब 3 में से आपको क्या मिल रही है? 1 मुफ्त मिल रही है। 3 आर्टिकल खरीदे, उसमें से 2 का पे करो, 1 फ्री। ये पे और ये फ्री। दूसरी कंडीशन होती बाय 3 गेट 4। बाय 3 गेट 4 का मतलब होता है 3 पे करो और 4 ले जाओ। तो यहाँ पर दुकानदार की अगर कॉस्ट प्राइस देखी जाएगी तो वो कितने की है? 3 की है। हम लेकर कितने आ रहे हैं? 3, जिसमें से डिस्काउंट कितने पर मिल रहा है? 1 पर। तो डिस्काउंट परसेंट पर हम जाएंगे, डिस्काउंट का ही क्वेश्चन है। डिस्काउंट परसेंट पर जब हम जाएंगे तो डिस्काउंट मिला है 1, कितने में से? 3 में से गुना 100। तो क्या आ जाएगा? 33%। 33 1/3%। 3 खरीदने पर 1 मुफ्त। अगर इसको बोलता 3 खरीदने पर 4 मिलेंगी तो हम बोलते 1/4। या बोलता बाय 3 गेट 4, तब भी 4 वस्तुओं में से 1 पर डिस्काउंट मिल रहा है 3 खरीदने पर। तो यहाँ बनेगा आंसर 33 1/3। अगर वो बोलता बाय 3 गेट 4 तो हमारा आंसर हो जाता 1/4 और 25% यहाँ पर आंसर बन जाता, 25% डिस्काउंट। तो यहाँ 33 1/3 मतलब ऑप्शन नंबर 4। अब चलेंगे नेक्स्ट पर। सी से साइकिल चलाने वाला बी की तरफ साइकिल चला रहा है। ए और बी दोनों से समान, मतलब इक्वी डिस्टेंट है। समान दूरी पर आने से पहले सी के द्वारा कितनी दूरी, सी से कितनी डिस्टेंस तक वो ट्रैवल करेगा? किससे इक्वल डिस्टेंस पर है वो? ए से और बी से। वो बोल रहा है ए और बी से इक्वी डिस्टेंट होने पर, यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो। ये जो डिस्टेंस हो, चाहे वो इस तरफ तो 2 ही है, बना दिया है इसको बड़ा क्वेश्चन में, यहाँ कम रहेगा, इस तरफ लंबा रहेगा। तो अपन कुछ बना लेते हैं। देखो यहाँ बना देते हैं अपन इस तरह से। ये कुछ कहानी है, ये 4 है और ये C पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये A पॉइंट है। ये 4 है और छोटा कर देते हैं अपन इसको। ये A पॉइंट है, ये 4 है और ये 2 है। और वो बोल रहा है कि A और B से इक्वल डिस्टेंस पर वो रहे। अब यहाँ से 2 चलेगा तो यहाँ से कितना टोटल है? अभी ये बचा है 8। देखो टोटल बचा है 8, 10 टोटल है, पूरा 10 है, तो ये बचा है 8। इस पॉइंट से अगर देखा जाए तो 8 पर यहाँ से 4 डिस्टेंस है, यहाँ से 8, यहाँ काम नहीं बनेगा। तो काम बनेगा कहीं बीच में जाके, बीच में जाके काम बनेगा। तो हालांकि आंसर अब आप लोगों को पता चल गया। अपन मान लें यहाँ काम बन जाएगा। ये जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट को अपन ने मान लिया A B C, ये D, इसे मान लिया हमने E। जो AE है वही क्या होगी? EB होगी। और इसे अपन क्या मान लें? X मान लें।
तो क्या पूरी 8 है, तो ये क्या होगी 8 माइनस एक्स, ये 8 माइनस एक्स, ये अगर x है तो ये भी क्या होगी x होगी। बहुत सिंपल बात है, समझते हैं आप इस बात को, क्योंकि E पॉइंट जो है वो B से और A से समान दूरी पर है, A और B दोनों से समान डिस्टेंस पर, समान दूरी पर है। अब अपन इसको सॉल्व करने जाते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हालांकि आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ये 4 है तो ये 3 होगा, ये 5 होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम सॉल्व करने जाते हैं। पाइथागोरस लगाते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, ये 90 डिग्री बनेगा 16, और फिर आधार का वर्ग, इसका स्क्वायर करेंगे a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की जगह कितना 4 और b की जगह कितना 8 माइनस एक्स, ये लिखा। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये कितना बचेगा 4 दूनी 8, 8 का अंदर गुना करोगे ये 8x, 8x इस तरफ आ जाएगा 8x, ये 16 बचा, ये 64 बचा, और ये कितना 8 8 64, 8x, x इज इक्वल टू क्या आ गया 2। इसमें क्या गड़बड़ की हमने, कुछ तो गड़बड़ की है, ये 6 आ रहा है, x इज इक्वल टू 2 आ रहा है, कुछ गड़बड़ की हमने। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस बना रहेगा, ये माइनस बना रहेगा, सॉरी ये माइनस बना रहेगा 8x, और ये हो जाएगा, लिख देते हैं अपन इसको, ये 0, ये 16, और ये यहाँ पर प्लस का 64, 8 8 क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का हो जाएगा क्या 4 दूनी 8, 8x। देखो और कोई गड़बड़ तो नहीं है इसमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, a कितना 8, ये फिर गड़बड़ की, सॉरी इसको फिर से लिख देते हैं, कैलकुलेशन का है, फिर से लिख देते हैं हम। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग 16, और ये आधार का वर्ग 8 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये होगा 8 स्क्वायर 64 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2a, और b की जगह कितना x, 2ab, ये लिखा जाएगा। वो ज़बरदस्ती आगे लिख गया था, ठीक है, लिखते हैं अपन इसको 64x स्क्वायर माइनस 2a की जगह 8b की जगह x, ये x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, x स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, ये इस तरफ जाएगा, कितना हो जाएगा 16x, 16, और ये कितना हो जाएगा 80, x बराबर कितना आ जाएगा 5, x इज इक्वल टू 5। ये अगर 5 है तो यहाँ 2 पहले से है, 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 3, तो c से कितना चलना पड़ा, c से चलना पड़ा 2 और 3 5, 2 और 3 5। ये ज़बरदस्ती सॉल्व करने का क्वेश्चन हो गया, अदरवाइज इसमें देखें सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ये 4 दे रहा है आपके पास, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 5 और ये 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर डायगोनली हम डिस्टेंस देखें तो डायगोनली डिस्टेंस में हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, और समकोण त्रिभुज में जो ट्रिपलेट्स हैं, फेमस ट्रिपलेट में अगर यहाँ 4 है तो आपको सोचना ही नहीं है, यहाँ अपने आप 5 दिमाग में आएगा। इसलिए क्वेश्चन बहुत सिंपल था, अपना आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए रैखिक समीकरण 1, 2 तथा 3 में से एक शिक्षार्थी 3 को बीजीय रूप से हल नहीं कर पाया। शिक्षार्थी जिसे समझ नहीं पाया यह कठिनाई क्षेत्र यह हो सकता है। ये 3 इक्वेशन है, 3 में से 4x प्लस 6y, 2x प्लस 6y, 6y सीधे घटा सकते थे, काम हो जाता अपना। 5x प्लस 4y, 9x प्लस 4y, यहाँ भी 4y, ये सीधे घटा सकते थे, काम हो जाएगा। 6x प्लस 2y, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। इनको सीधे घटा के नहीं करना पड़ेगा, इनको जो कोफिशिएंट्स हैं, गुणांक हैं, चाहे x और y के, वो इक्वल करने पड़ेंगे। चाहे क्रॉस जो मल्टीप्लिकेशन मेथड है, भज्य गुण विधि है, वो है, उससे कर लें या किसी भी मेथड से कर लें। प्रतिस्थापन विधि द्वारा 2 समीकरणों को हल करना नहीं, समीकरणों को ग्राफ विधि से हल करना कतई भी नहीं। 3 में दिए गए दोनों समीकरण उचित समस्याओं से गुणन करके परिवर्तित किए जा सकते हैं, ठीक है, किए जा सकते हैं।
वह कठिनाई क्षेत्र यह हो सकता है, हाँ उसे ये समझ नहीं आया कि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको इक्वल किया जा सकता है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है वैल्यू पुट करके, तो वैल्यू पुट करके तो किया जा सकता है, हमेशा ही किया जा सकता है, तो ये आंसर नहीं बनेगा। जो सिंपल सीधे दिखेगा उसके हिसाब से अभी ये है, दो समीकरण को हल करने के लिए उनका योग या व्यवकलन, योग या व्यवकलन तो इस मेथड में आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड में, घटाना और जोड़ना। तो यहाँ उसे क्या समझ नहीं आएगा, प्रॉब्लम क्या जाएगी कि उसे किससे सॉल्व करना पड़ेगा, इनटू से सॉल्व करना पड़ेगा, कोफिशिएंट इक्वल करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन 29। घातांक का कार्य करते हुए एक शिक्षार्थी की नोटबुक में जो कार्य देखा गया वह देखा गया, बच्चे ने इस तरह से सॉल्व किया। शिक्षार्थी को यह समझ नहीं आया कि ये कैसे किया जाता है, जो बच्चा है उसे क्या समझ नहीं आया। जब उसको करना था 4 × 4 पावर 3 और पावर 2 उसने जोड़ के बिल्कुल ठीक आंसर लिखा 4 टू द पावर 4। आधार समान घातें जुड़ जाती हैं, फिर आधार समान घातें जोड़ दी, आधार अलग अलग उसने आधार का गुणा करके घातें जोड़ दी हैं, तो उसको क्या नहीं आया। जब अलग अलग बेस है तो उसे सॉल्व करना उसे नहीं आ रहा है। घातांकों का योग और गुणन ये तो वो कर रहा है। समान आधार, अच्छा ये तो है ही नहीं यहाँ पर, समान आधार वाली संख्याओं का गुणन ये वो कर रहा है, अलग अलग आधार वाली संख्याओं का गुणन ये बिल्कुल करेक्ट है, ये उसे नहीं आ रहा है, समझ नहीं आया ये बताना है। तो उसे क्या नहीं आया, अलग अलग आधार वाली संख्याओं का गुणन उसे समझ में नहीं आया है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वर्गाकार कागज ABCD को जब उसके AC विकर्ण से घुमाया अक्ष पर घुमाया जाता है तो निम्न में से कौन सी ठोस आकृति बनती है। तो वहाँ पर जो ठोस आकृति बनेगी उसे कहा जाता है स्पिंडल। स्पिंडल कैसी आकृति होती है इसको समझना, ये ऐसा है कि यहाँ पर अपन इसको चिपका दें या अपना रिफिल किसी स्क्वायर पर चिपकाना और फिर उसको घुमाना, फिर उसको घुमाओगे तो क्या बनेगा, बीच में से फूली हुई आकृति, क्योंकि ये जो हिस्सा होगा ये ज़्यादातर हिस्सा कहाँ रहेगा, बीच में, और ये हिस्सा रहेगा कॉर्नर में। तो यहाँ बीच में क्या रहेगा, वो मोटा रहेगा, आसपास से पतला रहेगा। कुछ कैसा हिस्सा रहेगा, अगर हम इसको स्प्रिंग के फॉर्म में बनाने की कोशिश करें तो देखना कुछ ऐसा, ऐसा इस तरह से। अगर मोटाई को समझने की कोशिश करेंगे तो वो इस तरह से रहेगी, इस तरह से, बीच में मोटा और आसपास पतला, इस तरह से रहेगा, उसे कहा जाएगा स्पिंडल, कहा जाता है उसको स्पिंडल। तो यहाँ अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये आकृतियों की समझ की बात थी जो क्लासेस में पहले सिखाई जाती हैं, स्पिंडल आकृति क्या होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी आकृति से था, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन भी आकृति से था। वो 2D और 3D में था और यहाँ पर ये 3D ही मान सकते हैं, 2D से 3D में कन्वर्ट करने वाली बात। तो ये था अपना 2011 का क्वेश्चन। तो इसी तरह से बहुत अच्छे क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं और हम सभी क्वेश्चंस को मैथ्स और साइंस के डिस्कस करेंगे, जिससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम सभी को, थैंक यू।